उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड का जो पेपर होता है हमारा ज्योमेट्री का, वो टोटल 40 मार्क्स का होता है। तो 40 मार्क्स के पेपर में जो कुल क्वेश्चन होते हैं वो 5 क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखिए अभी ये मेरे पास प्रैक्टिस पेपर है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ए और बी दो पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी दो पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए और बी दो पार्ट्स होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप से जो है टोटल क्वेश्चन 5 ज्योमेट्री के पेपर में। 5 क्वेश्चन में से जो सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है, जिसके दो भाग होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी वाला टाइप है, इस टाइप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, कि किस टाइप से क्वेश्चन हमारे 2B में आते हैं। टोटल जो क्वेश्चन 2B में जो क्वेश्चन रहता है वो ये होता है कि कोई 4 उप प्रश्नों को हल कीजिए। मतलब हमको क्वेश्चन नंबर 2B, इसमें जो हल करना रहता है वो 4 क्वेश्चन हल करना रहता है। तो वहां रहता है कोई 4 उप प्रश्नों को हल कीजिए, उप प्रश्नों को हल कीजिए। इसका मतलब उसमें हमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, और उस 5 क्वेश्चन में से हमको कितने क्वेश्चन करने रहते हैं? 4 क्वेश्चन करने रहते हैं। और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इसका मतलब ये टोटल इसमें हमको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो ये वाला जो हमारा 2B वाला हो गया, ये कितने मार्क्स का हो जाएगा? टोटल 8 मार्क्स का, क्योंकि 4 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। मतलब तुमको बस इतना याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 2B में जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 2-2 मार्क्स के। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 2B में, वो आज मैं आपको थोड़ा सा उसके हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे अभी आप लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का चैप्टर है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि सूत्र बहुत सारे हैं उसमें, है ना? लेकिन उसमें कुछ कुछ जो है ऐसे क्वेश्चन है जो 4 या 5 स्टेप में, 4 से 6 स्टेप तक हम उसको सॉल्व कर लेंगे तो आराम से हमको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके लिए आप 4 से 6 स्टेप करना है आपको। ठीक है, तो जैसे आप पहला क्वेश्चन है हमारा, sin थीटा इज इक्वल टू 7/25 हो तो cos थीटा एवं tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है, यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि साइन थीटा दिया हुआ है, cos थीटा और tan थीटा दोनों के मार्क्स हमको मान ज्ञात करना है। अब हम ये देखेंगे कि साइन थीटा दिया है तो cos थीटा और tan थीटा, इसमें ऐसा कोई सूत्र होता है जिसमें हम साइन का यूज करके cos निकाल सकते हैं? साइन और cos का एक सूत्र देखो, हमेशा याद रखना सूत्र को, कि जो सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो हमारे पास में सूत्र है, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन दिया है और यहाँ पर कॉस नहीं दिया, कॉस हमको निकालना है। तो आराम से जब दो चीजें, दो में से एक का मान दिया है तो दूसरा हम निकाल सकते हैं ना। तो यही चीज इस पे ध्यान रखना है आपको कि टेन और कॉस निकालना है। तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें टेन कॉस आता है या साइन से रिलेटेड हो? तो यहाँ का अगर देखेंगे तो साइन और कॉस ये दोनों यहाँ पर प्लस करेंगे स्क्वायर करके तो 1। तो इस सूत्र की सहायता से हम कॉस का मान भी निकाल सकते हैं। तो चीज हम आप इसमें मान रख देते हैं। ठीक है, साइन थीटा का जो मान दिया है वो इसके अंदर रखते हैं। कितना है साइन थीटा का मान? 7/25। ये मैंने लिखा साइन, ये केवल साइन थीटा का मान है, लेकिन हमारा सूत्र में स्क्वायर है, याद रखना, इसलिए यहाँ पर हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका
आप चाहे तो यहीं पे इसका वर्ग कर सकते हो, नहीं तो पक्षांतर करने के बाद में भी कर सकते हो। 7 का वर्ग कितना 49 और 25 का कितना 625 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमको cos की वैल्यू निकालनी है, इसलिए ये जो यहाँ है 49/625 इसको हमको पक्षांतर करना पड़ेगा। और पक्षांतर करते समय आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, पक्षांतर करते समय हमें चिन्ह क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है, 49/625 ये प्लस है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625। अब यहाँ पर इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करने पर, अब तिर्यक गुणा करते समय क्या करेंगे, इस 1 में 625 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारे पास में आ जाएगा 625 माइनस 49/625। 625 में से हमने 49 को माइनस किया तो क्या बचता है 576/625। ठीक है, ये जो अभी मेरे पास में आया ये किसका वैल्यू आया, cos स्क्वायर का। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास में, cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है 576/600। कुछ बच्चे जो यहीं तक सॉल्व करते हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना है ये जो वैल्यू आई है वो cos स्क्वायर की वैल्यू है। हमें cos स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos की। इसका मतलब यहाँ से स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आगे यहाँ हम लिख देंगे वर्गमूल लेने पर। आप जो भी स्टेप कर रहे हो वो स्टेप यहाँ लिखना जरूरी है आपको। ठीक है, वर्गमूल लेने पर। अब यहाँ पे मैंने इसका वर्गमूल लिया, तो cos थीटा इक्वल टू 576/625। तो 576 ये किसका वर्गमूल है, 24 का। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि आपको वर्ग वर्गमूल सब अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि निकालना अपने को आता है, ठीक है, लेकिन उस समय हमें जो गणित का जो पेपर होता है उस समय हमको टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम छोटा छोटा इसको निकालते रहेंगे तो हमारे क्वेश्चन बहुत सारे छूट सकते हैं, क्योंकि बाद में हमको जो 10 मिनट है वो क्वेश्चन पेपर को जो हमने आंसर लिखे हैं उस आंसर को चेक करने में के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जितना हो सके आप उतना स्क्वायर रूट है उसका वर्ग वर्गमूल जो दोनों है वो आप जितना हो सके याद करके रखो। ठीक है, इस तरह से ये cos थीटा की वैल्यू मेरे पास में आ गई 24/25। अब बचा है tan थीटा। अब tan थीटा, अब देखिए अब मेरे पास में साइन भी है और cos भी है। इन दोनों से मुझे दोनों का उपयोग करके, या जिसका भी cos का हो या साइन का हो, किसी का भी उपयोग करके या दोनों का उपयोग करके मुझे tan थीटा निकालना है। तो ऐसा कोई सूत्र है जिसमें दोनों का उपयोग होता है या किसी एक का उपयोग होता है, ऐसा एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है वो, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये देखो, इस सूत्र को आपको अच्छे से याद रखना है। इसका मतलब मुझे साइन का वैल्यू मालूम है, cos की वैल्यू भी मालूम है, दोनों को यहाँ लिख दूंगी, सॉल्व करूंगी तो मुझे किसका मान मिल जाएगा, tan थीटा का। ठीक है, तो चलो अभी हम यहाँ मान रख देते हैं, जिनके जो भी मान आए हैं वहां रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 7/25। cos की वैल्यू कितनी निकाली अब हमने 24/25। ठीक है, इसको आप चाहे तो 25 हम कट कर सकते हो, नहीं तो फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये जब नीचे से नीचे वाले को हम यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं डिवाइड वाला को, तो यहाँ पर वो संख्या क्या हो जाती है, पलटी हो जाती है। ये चीज याद रखना, 25 से 25 गया तो 7/24। मतलब cos थीटा जो एक निकाला उसमें एक मार्क्स, tan थीटा का जो वैल्यू आया उसमें एक मार्क्स।
इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कितना हो गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमको सूत्र याद रखना है और देखना है कि ये जो चीज दी है ये किस सूत्र से निकल सकता है। सूत्र भी ज्यादा नहीं है अपने पास में। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से अपने से क्वेश्चन बन जाएंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी जो देखा। अब इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या होता है, वो दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से हो सकता है। और थोड़ा सा छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे 4 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन छोटे, आराम से हम इसमें 2-2 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जैसे अभी है मेरे पास में, मान लो हमको यहाँ पे कोई 2 बिंदु दिए हैं, बिंदुओं 22,20, एक ये बिंदु दिया है और दूसरा बिंदु हमको 0 और 16, ठीक है, को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। निर्देशांक ज्ञात करो। अब देखो ये जो पूरा क्वेश्चन है, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान कुछ नहीं, हमें ये जो 2 बिंदु दिए हुए हैं, ये 2 बिंदुओं को देखना है। एक दिया है 22,20, ये दिया है दूसरा हमको 0 और 16 दिया, ये 2 बिंदु देखना है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या पूछा हमको, मध्य बिंदु के निर्देशांक। कौन सी चीज आपको याद रखनी है, ये वाला शब्द मध्य बिंदु। पहले तो ये 2 निर्देशांक याद कर रखने दिया हुआ और मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु जैसे नाम तुमने जैसे ही मध्य बिंदु पढ़ा तो तुमको क्या तुम्हारे समझ में आया, मध्य बिंदु मतलब बीच का पॉइंट, ऐसी है ना। जैसे ही हमको मध्य नाम सुना हमने तो हमको एक याद आ जाता है, मध्य मतलब बीच वाला। ठीक है, अभी जैसे ये बीच वाला ये लाइन है तो इसका ये बीच वाला पॉइंट। अब हमको मध्य बिंदु निकालना है तो तुमको कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ पे 2 बिंदु है। यहाँ पहला जो होता है वो हमारा x निर्देशांक होता है, दूसरा y होता है, यही वाला होता है ना। तो 2 दिए इसलिए x1 y1 और x2 y2। मध्य बिंदु का सीधा हमको सूत्र लगा देना है। मध्य बिंदु का सूत्र लगाते समय क्या करना है, यहाँ x1 x वालों को जोड़ना है, मतलब यहाँ का x और यहाँ वाला x। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 का, क्योंकि 2 चीजें, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 पॉइंट है ना, इसलिए 2 का भाग देंगे। ठीक है, मध्य बिंदु हमेशा याद रखना 2 का ही भाग दिया जाता है, यहाँ का 1 पॉइंट, यहाँ का 1 पॉइंट। तो मेरा जो सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो इनका अगर मैं मान रख दूं तो x1 का मान कितना 22, बस कितना है 0 बटे में कितना 2, 22 में 0 जोड़ेंगे तो 22 बटे 2, 2 के पारे से हम इसको आराम से कट कर सकते। तो मेरा एक पॉइंट कितना आ गया, एक मध्य बिंदु मेरा कितना मिल गया 11, मतलब x की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है, दूसरा जो है, अभी जैसे मैंने x1 x2 को जोड़ा वैसे ही अभी मेरे पास y बाकी है ना, क्योंकि निर्देशांक निकालने को बोला है। निर्देशांक मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो यहाँ हमने x की वैल्यू तो निकाल ली, अब बची y की वैल्यू। ठीक है, तो फिर वही हमारा दूसरा मध्य बिंदु। अभी y x का निकाला, अभी हमने यहाँ y का मान निकालेंगे तो हमको y वालों को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर 20 और यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाई 2, 20 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, 30 और 6 36 बटे 2। काट दो 2 के पारे से, 2 एकम 2 और 2 8 16। y का वैल्यू कितना आ गया 18, मतलब मेरे मध्य बिंदु का जो निर्देशांक आया। क्वेश्चन का लास्ट में आंसर लिखना जरूरी है। मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। पहला निर्देशांक हमेशा x वाले को लिखना है और दूसरा y का लिखना है। ठीक है, यहाँ मतलब मुझे पहला 11 लिखना पड़ेगा, बाद में 18 लिखना पड़ेगा। ये चीज हमेशा याद रखना, पहला x और दूसरा y निर्देशांक लिखा जाता है। ठीक है, अब ये जो मेरा क्वेश्चन हो गया, मध्य बिंदु मैंने निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म।
तो तुमको कुछ ही करना नहीं है, दोनों जो दो बिंदु दिए हुए हैं उन दोनों को एक्स एक्स वाले को जोड़ के 2 का भाग देना है, वाई वाई वाले को जोड़ के 2 का भाग देना है। आप लोगों को मालूम रहता है कि 2 का भाग देना है, दोनों को जोड़ना है, लेकिन क्या करते हैं ज्यादातर बच्चे, ये दोनों को जोड़ देते हैं, एक्स और वाई को नहीं जोड़ना है, x1 और x2, एक्स एक्स वाले एक जैसे जो रहते हैं ना उनको जोड़ना है, एक्स एक्स वाला वाई वाई वाला। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, आता है पूरा लिखते हैं यहाँ पर और x1 y1 को जोड़ के 2 का भाग देके सॉल्व कर लेते हैं, तो वो क्वेश्चन क्या होता है आपका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ याद रखना x1 और x2, ये जो छोटी छोटी चीजें वो आपको याद रखनी है, x1 और x2, x x वाले है ना, एक ही जैसे, ये y वाले हैं इसलिए y y वालों को जोड़ने का, x x वालों को जोड़ने का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, जो भी छोटी छोटी चीजें उसको आप अच्छी तरह से याद रखो, आप जितना इसका प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास केवल 2-3 महीने बाकी है, उन 2-3 महीनों में हमको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद तो आपको आराम ही करना है पेपर होने के बाद में, ठीक है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है अधिकतर, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 35 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो तो उस आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो या उस आयत का विकर्ण ज्ञात करो, ठीक है। अब यहाँ पर आयत, आयत तो सबको पता है आयत कैसा बनता है, यहाँ मैं एक आकृति बना के देखती हूँ, इस तरह से आयत होता है ना, सबको मालूम है आयत ऐसा होता है। अब उसने क्या बोला, आयत की लंबाई और चौड़ाई, देखिए यहाँ लंबाई और चौड़ाई साथ में दिया है और यहाँ पे दो मान साथ में दिए 35 और 12, तो लंबाई पहले है इसलिए पहला वाला जो मान होगा वो लंबाई का होगा, चौड़ाई बाद में दिया है इसलिए बाद वाला मान चौड़ाई का होगा, इसका मतलब लंबाई का मान 35 और चौड़ाई का मान 12, ये इस तरह से। और यहाँ पर उसने क्या बोला है, आयत का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, ये सम्मुख कोण ऐसे जोड़ देंगे बिंदुओं को तो ये विकर्ण हो जाता है, या फिर आप इसको भी जोड़ सकते हो, ठीक है, किसी भी एक को आप जोड़ दोगे तो विकर्ण हो गया। अभी मान लो मैंने इसको जोड़ा, तो ये देखिए उसने मुझे क्या पूछा, हमको बस वो समझना है पहले, विकर्ण का मान मतलब मुझे ये BD का मान निकालना है, और ये दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज है BAD और दूसरा त्रिभुज है BCD, और ये जो आयत है हमको पता है सब 90 अंश वाले कोण होते हैं चारों कोण, तो ये जो ऊपर त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABD ये भी 90 अंश का बन गया, नीचे वाला त्रिभुज भी 90 अंश का बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज है मेरे पास, ये 12 है और ये उसने क्या शब्द दिया हमको, आयत बोला है, तो आयत के आमने सामने की बजाय सेम होती है, तो ये भी 35 हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगा। तो ये अगर मैं ऊपर का त्रिभुज लूंगी तो मेरे पास में ये कर्ण हो गया BD, तो इसका मतलब कर्ण का मान मुझे निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम आराम से इसमें लगा सकते हैं क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इस हल कर सकते हैं, तो देखो यहाँ से अगर मैं हल करूंगी तो यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर, सॉरी त्रिभुज हमने कौन सा लिया, त्रिभुज जो भी त्रिभुज लेंगे ना उसका नाम लिखेंगे ABD में, यहाँ पर कोण है कितना है 90 का है, ये ऊपर वाला त्रिभुज मैंने लिया 90 अंश का कोण है इसलिए इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा इसमें, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है कर्ण का वर्ग, कर्ण है BD, 90 अंश के सामने वाला जो लाइन भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, तो कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, किसी भी भुजा को आप पहली और दूसरी मान सकते हैं, तो यहाँ पर अभी एक भुजा 35 इसका वर्ग और दूसरी भुजा 12 का वर्ग, BD बराबर BD का स्क्वायर बराबर 35 का वर्ग कितना होता है 1225 और 12 का 144, दोनों को क्या करना है हमको यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है।
दोनों को प्लस करना है तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 4 2 6 और ये कितना हुआ 3, 1369। लेकिन ये किसका मान है, बी डी स्क्वायर का। हमें बी डी का मान निकालना है ना, कर्ण का, तो वही वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, तो इसका जो वर्गमूल आता है वो है 37। ठीक है, क्योंकि देखो 35 का वर्गमूल 1225, ये 1225 के ऊपर का ही है, बड़ी संख्या है, इसका मतलब 35 से बड़ा ही वाला इसका कोई तो वर्गमूल आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये हमने इस टाइप का यहाँ आयत का कर्ण ज्ञात कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन भी परीक्षा में आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है हमारे पास में, चक्रीय चतुर्भुज एम आर पी एन में कोण आर जो हमको दिया हुआ है 5x-13 और कोण एन 4x-4। तो हमको कोण आर का मान ज्ञात करना है और कोण एन का मान ज्ञात करना है। ये दो चीजें हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब याद देखो इसमें क्या दिख रहा है हमको, चक्रीय चतुर्भुज। हमने चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय पढ़ा था। चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय क्या पढ़ा था हमने, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, मतलब 180 अंश बोलो या उसको संपूरक बोलो। चक्रीय चतुर्भुज जो हमने बनाया था, चक्रीय चतुर्भुज जो बनता है वृत्त के अंदर जो है उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं उसका योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो यहाँ पर हमको आकृति बनाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। चक्रीय चतुर्भुज की आकृति बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको मालूम है, देखो क्वेश्चन हमको इसमें आर और एन दिया है, तो ये जो क्वेश्चन आर और एन है ये एक दूसरे के सम्मुख कोण है। तो यहाँ अगर आपको चाहे तो आप रफ में आकृति बना सकते हो, और नहीं तो सिंपल भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैंने नियम जो है वो लिखेंगे हम लोग, चक्रीय चतुर सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब 180 संपूरक होते हैं। ठीक, तो मुझे दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जो मेरे पास दिए कोण आर और कोण एन, दोनों का योग, सम्मुख कोणों का योग सॉरी या संपूरक कोण दोनों का योग 180, दोनों को हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर आर का मान मैंने लिखा, मान रखने पर आर का जो भी वैल्यू दिया है हमने यहाँ रखा 5x-13 धन एन की वैल्यू कितनी है 4x-4। ये हो गया। इसके पहले मैंने आपको बताया था एक्स एक्स वाई वाई जो भी है उन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एक्स एक्स वाले हैं हमारे पास में, ये 5x है और ये 4x है। ठीक है, दोनों धन वाले हैं तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9x। अब बचा यहाँ ऋण 13 और ये 4 धन का, दोनों का साइन अलग अलग है इसलिए उनको क्या करेंगे हम घटाएंगे। तो 13 में से 4 गया तो ऋण का 9 बराबर 180। 9 को उधर लेके जाए x बराबर 180 माइनस 9, माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 189। अब x की वैल्यू निकालनी है इसलिए 189/9, इसको कट करो, 9 से 9 कम 9, 9 दूना 18 और 9 कम 9 कितना आ गया 21। x की वैल्यू 21 आई। अब आपको बस एक ये चीज याद रखनी है,
क्वेश्चन क्या पूछा है, कभी कभी इस क्वेश्चन में यहीं तक देता है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको यहीं तक सॉल्व करना है। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, r और n का मान पूछा है, तो हमको इसके आगे भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इतना ही करके आओगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला पूरा, क्योंकि आगे उसने r और n का मान पूछा है, तो आपको r और n का मान निकालना पड़ेगा। तो r का मान जो है हमारे पास में r क्या दिया हुआ था, 5x ऋण 13, तो 5x की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली, 21 माइनस 30, कितना हुआ, 5 एकम 5, ये होगा 105। अब ये 105 है, इस 105 में से हमने 13 को माइनस किया तो कितना आया मेरे पास में 92 डिग्री, मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई, 92। इसी तरह से n की वैल्यू हमको निकालना है। n क्या है, 4x प्लस 4, 51 प्लस 4, 84 प्लस 4, कितना हो जाएगा, 88 डिग्री। n की वैल्यू कितनी, 88। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ सब खत्म होता है। देखो r और n, अगर इन दोनों को आप जोड़ के देखोगे तो 180 आता है। ये 92 में अगर यहाँ 8 जोड़ेंगे तो 100 और ये 80, 180 दोनों को जोड़ने पे 180 आता है। हमारा नियम भी वही था कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं, मतलब आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति जो आकृति हमको दी हुई है उसमें हमको कोण एम एन पी हमको 90 डिग्री दिया हुआ है, और रेख एन क्यू लंब दिया है एम पी पर। एम क्यू की वैल्यू 9, क्यू पी की वैल्यू 4, तो हमको किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, एन क्यू। अब आकृति संलग्न आकृति बोला, इसका मतलब वहां पर हमको आकृति भी होगी। ठीक है, तो मैं आकृति कौन सी दी हुई है मैं आपको बना के बताती हूँ। एम ए 90 अंश का है, एम एन और क्यू, सॉरी एम एन पी, और एन क्यू लंब एम पी, ये एम पी है और यहाँ से ये लंब डाल दिया, और क्या दिया इसको नाम उसने क्यू। ठीक है, ये हमने लंब डाला। अब ये लंब यहाँ पर डाला तो इसका मतलब ये भी 90 अंश का हो गया। हमारे पास में इसको देखने पर याद आता है कि ये ज्यामिति माध्य का इसमें सूत्र लगता है, क्योंकि ये 90 अंश का कोण है और ये कर्ण पर लंब है। ठीक है, तो चलो अभी हम यहाँ पर ज्यामिति माध्य वाला सूत्र लगा देते हैं। ज्यामिति माध्य क्या हो जाएगा, एन क्यू का वर्ग बराबर एम क्यू गुणा क्यू पी। अब इनके जो भी मान है, एम क्यू का 9 है, क्यू पी का 4 है, मान रख देते हैं। मान रखने पर एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू कितना है 9, क्यू पी कितना है 4, तो कितना हो जाएगा, 9 में 4 का गुणा करेंगे तो 36, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36। हमें एन क्यू का मान ज्ञात करना है तो 36 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो कितना आएगा 6। इसका मतलब एन क्यू बराबर कितना हो गया 6। ये 90 डिग्री से लंब गया है, इसलिए यहाँ हमेशा याद रखना ज्यामिति माध्य का सूत्र लगाना है। ठीक है, ज्यामिति माध्य का सूत्र दो प्रकार से किताब में दिया है। एक तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एन क्यू का स्क्वायर बराबर एम क्यू इंटू क्यू पी,
या फिर इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए दोनों एक ही है। यहां से मैंने स्क्वायर हटाया ना, यहाँ से स्क्वायर हटाने के बाद में यहाँ पर स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। कोई भी सूत्र का आप यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही सूत्र है। जो सूत्र आपको इजी पड़ता है उससे आप कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए ये आकृति एक हमको दी हुई है फर्स्ट चैप्टर के, ए बी सी एंड डी। ये 8 है, ये 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है हमारा है कि आकृति में कोण ए बी सी, मतलब बी वाला कोण, और कोण बी सी डी, कोण बी सी डी ये कितने अंश का दिया, कोण 90, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में ए बी का मान 6 है, डी सी का मान 8 है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ए ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर देखो हमारे इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे यहाँ से तो ए बी सी त्रिभुज ये दिया हुआ है, ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी, ये 3 भुजा दिक्कत आ रही है। दूसरा नाम अगर हम देखते हैं डी सी बी, तो डी सी बी, इसमें देखेंगे तो एक भुजा डी सी, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा डी बी। इसका मतलब ये जो बी सी भुजा है ये दोनों में आ रहे हैं, बी सी भुजा दोनों में कॉमन है, और वो यहाँ पर क्या है, आधार है। तो दोनों त्रिभुज में जो है आधार सेम है, आधार सेम है तो हमें उत्तर में क्या आना चाहिए, ऊंचाई आना चाहिए। ये पहले भी हम देख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ऊंचाई का मान दिया हुआ है, तो आपको सिंपल यहाँ पर बस लिखना है जो उसने दिया है ना, उसी को आपको यहाँ लिखना है, त्रिभुज सॉरी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीसीबी। यहाँ क्या भुजा लिखे ये कोई आपको टेंशन की जरूरत नहीं, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है वही आपको लिखना है। अब एबीसी है ऊपर, इसलिए हमको ए बी ऊपर लिखना पड़ेगा, डीसी नीचे दिया है इसलिए डीसी को नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि बीसी सेम है, बस हमको एक नियम यहाँ पर लास्ट में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, समान आधार, समान आधार है इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऊंचाई में, ये ऊंचाई आ गई। तो बस यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे, मान रखने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी, मान रखा। ए बी का मान कितना है, 6, और डी सी का मान कितना है, 8, कट कर देंगे, 2 के पारे से 2 3 6 2 4, तो ये हो गया मेरा आंसर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी कितना आ गया, पूरा आपको लिखना है आंसर जो उसने पूछा है लास्ट में, आपको स्टेप में वही लिखना है, 3/4, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन हमारा, जो यहाँ पे मान दिया है बस उसको आपको यहाँ लिखना है। अब हम इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, वो भी इसी टाइप का है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमको आकृति दी है, और इस आकृति में हमको क्या क्या बताया पहले तो हम उसको लिख लेते हैं। अब जो आकृति है उसमें बीसी लंब ए बी, ए डी लंब ए बी,
BC की वैल्यू 4, AD की वैल्यू 8 और हमको ज्ञात क्या करना है, इससे पहले जो अभी हमने ज्ञात किया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ये हमको ज्ञात करना है। और हमारे पास जो आकृति दी है A B C और यहाँ से B भी लंबे जो है B, ये जो हमारे पास में आकृति यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब ये जो है इसके अनुसार देखिए हम BC का वैल्यू जो है यहाँ पर कितना दिया है 4 और AD की वैल्यू कितनी दी है, ये सॉरी डी इधर ना, AD की वैल्यू कितनी है 8। अगर हम दोनों त्रिभुज जो हमको है ABC और ADB यहाँ देखते हैं तो ABC ऊपर वाला त्रिभुज और ADB नीचे वाला त्रिभुज, और इन दोनों त्रिभुज में इसकी ऊंचाई और दूसरे वाले त्रिभुज की भी ऊंचाई दी हुई है। और ये जो AB दिखाई दे रही है ये दोनों में सेम है, मतलब ये आधार सेम आ गया, दोनों में आधार सेम आ गया तो ऊंचाई लिख देंगे। अभी मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया, जो हमको प्रश्न में दिया है बस उसी को लिखना है, कहीं से लाना नहीं है नया आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर जो मान दिया है उसी को आपको यहाँ लिखना है। ये जो BC क्वेश्चन में जो दिया रहेगा ना, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो उसके सामने लिखना है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बस BC अपॉन AD और इनकी वैल्यू हमने 4/8 लिखी, इसको कट किया, 4 एकम 4, 4 गुना 8 1/8। बस एक बात आपको याद रखना है कि ये जो है नियम आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि कहाँ से आया। तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो आधार दोनों में सेम है, तो बस यहाँ पर आपको लिख देना पड़ेगा समान आधार या आधार समान होने पर। आधार समान होगा तो अपने आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन इतना बड़ा है और उसको सॉल्व करना छोटा सा ही है, ठीक है। ये एक हमारा क्वेश्चन यहाँ हुआ। इसके बाद का क्वेश्चन जो है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको जो आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अभी। आप देखिए एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा आता है, आपने हर बार जो प्रैक्टिस अगर कर रहे होंगे तो आपको आपने देखा भी होगा, एक वर्ग के कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई जो है 13 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर दी है, तो उसकी भुजा हमको ज्ञात करना है, ठीक है। भुजा की जो लंबाई हमको ज्ञात करना है। अब आप ये देखो यहाँ पर कर्ण, वर्ग के कर्ण, जैसा भी मैंने आयत बनाया था वैसे ही अभी हमारा वर्ग है, हमको इसमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं, यही हमको जो है ये मान दिया हुआ है कर्ण का। हमको यहाँ पे आकृति बनाने की जरूरत नहीं, बच्चे ज्यादातर आकृति बना लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसमें। सीधा हमको एक सूत्र याद रखना है, वर्ग का जो इसका जो सूत्र है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा को आता है एग्जाम में, और उसका ये जो सूत्र है वो यहाँ मैं लिख रही हूँ, वर्ग की भुजा बराबर 1/2 गुणा कर्ण, ये सूत्र आपको याद रखना है। चाहे फिर वो भुजा का मान दिया हो, कर्ण पूछा हो, या कर्ण का मान दिया हो, भुजा पूछी हो, पक्षांतर करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी जो भी हमारे पास मान दिया हम यहाँ लिख देते हैं, मान रखने पर वर्ग की भुजा, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन आता है ज्यादातर, 1/2 गुणा कर्ण, कर्ण कितना है 13, करनी में 4, तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल गया तो कितना आ गया, वर्ग की भुजा कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन को कभी वो बढ़ा के भी दे देता है कि परिमिति ज्ञात कीजिए, परिमिति, ठीक है। कभी कभी आता है परिमिति,
तो भी कुछ डरने की बात नहीं अपने को। परिमिति का मतलब क्या होता है? वर्ग है, वर्ग में कितनी भुजा होती है? 4 4 भुजा होती है ना, चारों भुजाओं को जोड़ दो। तो ये जो मैंने निकाला वो एक भुजा होगी ना, तो 4 भुजा को जोड़ना मतलब 13 13 13 13, 4 बार जोड़ दो या 13 में 4 का गुणा कर दो तो परिमिति निकल जाएगी। ठीक है, तो 4 गुणा 13 मतलब 4 गुणा भुजा, तो ये हो जाएगा परिमिति 13 चौक 52। ये भी परिमिति हो गई। ठीक है, तो ये है इस तरह से क्वेश्चन में कुछ सूत्र जो आपको अच्छी तरह से याद रख लीजिए, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पाइथागोरस वाले चैप्टर से पाइथागोरस का जो त्रिक त्रिक है या नहीं ये हमको बताना रहता है। ठीक है, कि ये जो बिंदु है यह पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं, पाइथागोरस त्रिक है या नहीं, है या नहीं। कभी कभी इतना ही क्वेश्चन रहता है, कभी कभी वो इसके आगे बोलता है सकारण स्पष्ट कीजिए या इसका सकारण बताइए। मतलब इसका आप बताइए कि क्यों है ये त्रिक है तो क्यों है, और त्रिक नहीं है तो क्यों। आप लोग केवल त्रिक है इतना तक कर देते हो, लेकिन ये जो कारण पूछा है वो नहीं लिखते हो तो वहां आपका मार्क्स कट जाता है। ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है वो आपको देखना है। अब ये पाइथागोरस का त्रिक है या नहीं हमको बताना है। अब पाइथागोरस है इसका मतलब पाइथागोरस का ही सूत्र लगना चाहिए ना। अब आपको पाइथागोरस का सूत्र लगना चाहिए, मतलब ये याद रखना है कि ये जो मुझे पॉइंट दिए हुए हैं 3 4 5, इसमें जो सबसे बड़ा है वो कर्ण है। सबसे बड़ा जो पॉइंट दिया है ना बिंदु जो भी है 5, तो यहाँ सबसे बड़ा जो है उसको मैंने लिखा, मतलब वो हो गया कर्ण। ये तो आ गया, बच गए दोनों, इन दोनों का वर्ग यहाँ कर देंगे और उसको जोड़ देंगे, तो बड़ी भुजा का वर्ग बराबर बाकी शेष दोनों भुजाओं का वर्ग। तो यही हुआ हमारा कर्ण का पाइथागोरस के प्रमेय। अगर देखेंगे तो हम पाइथागोरस के प्रमेय से ये करेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना, यहाँ पर सबसे बड़ा वाला जो भी मान दिखाई देगा उसको आप कर्ण बना लो, क्योंकि कर्ण बड़ी होती, कर्ण का मान यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर बाकी अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योग। तो ये है 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। ठीक है, तो इनको हमने जोड़ दिया तो ये भी हो गया 25। अब एलएचएस और आरएचएस दोनों हमको सेम दिखाई दे रहा है, सेम दिख रहा है ना। अब दोनों सेम दिखाई दिया है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा उत्तर बराबर आ गया दोनों। अगर ये सेम आ गया तो हम यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक है। अगर यहाँ कुछ चेंज संख्या आ गई, मान लो यहाँ पे हमारे 25 और यहाँ पे मान लो 28 इज नॉट इक्वल टू 25 इज नॉट इक्वल टू 20, तब हम लिख देंगे पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको लिखना जरूरी है या नहीं, क्योंकि उसने हमको 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे, पाइथागोरस त्रिक है या नहीं, एक तो मैंने बता दिया है, और जो दूसरा है, दूसरा में क्या है, सकारण बताइए। अब इसका कारण क्या है, क्या कारण इसका बताओगे आप। बड़ी जो है वो यहाँ पे आप कारण लिखोगे कि बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो छोटी संख्या के वर्ग के योग के बराबर है, योग के बराबर है। ठीक है, इसलिए दिए गए बिंदु या दी गई संख्या या दिया गया त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, ये कारण आपको लिखना जरूरी है अगर उसने क्वेश्चन में कारण पूछा है तो। मैडम 2 मिनट बाकी है। हाँ सर, हो गया। अगर ये कारण आप नहीं लिखोगे तो यहाँ आपका मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि यहाँ तक सब बच्चे सॉल्व कर लेते, ट्रिक है या नहीं यहाँ तक सब सॉल्व करते, लेकिन क्वेश्चन में आगे ध्यान रखना है उसने कारण पूछा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अभी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन
आज का जो है 2B वाले जितने भी मुझे टाइम दिया उसके अनुसार मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई इसमें कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? हाथ उठाओ बेटा, किसी को कुछ पूछना है? माइक चालू करो पूजा। हाँ टीचर, ये 8वां वाला क्वेश्चन एक बार वापस हाँ बताओ बोलो। ना। एक वर्ग के कर्ण की लंबाई 13 करनी में 2 शीर्ण, वो वाला। हाँ, उसमें जो मैंने आपको बोला है ना, उस सूत्र को आप याद रखोगे। सूत्र क्या था हमारा? वर्ग की भुजा बराबर 1/2 गुणा कर्ण, ये सूत्र था ना। अब मुझे भुजा और कर्ण दो चीज यहाँ पर है जिनके मान लिखने हैं, तो जिसका मान हमको दिया रहेगा हम वहां लिख देंगे। भुजा का मान दिया होगा तो मुझे भुजा का मान यहाँ लिख दूंगी। मान लो अगर भुजा का मान हमको 4 दिया है तो मैंने 4 लिखा, बाकी को ऐसा कि ऐसा लिखा। और कर्ण का मान निकालना है इसलिए इसका 3 गुणा कर दूंगी यहाँ, ठीक है। अब मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया था उसमें मुझे भुजा का मान ज्ञात करना था और कर्ण दिया हुआ था। कर्ण दिया था इसका मतलब मुझे कर्ण की जगह पे मान लिखना पड़ेगा ना। तो मैंने दिया ये वाला मान दिया था कर्ण का, इसलिए मैंने कर्ण की जगह पे मान रखा और यहाँ पे मुझे भुजा तो निकालनी है। तो बस करनी दो से करनी दो, क्योंकि अंश में हर में तो कट जाएगा ना। क्या बच गया? 13। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 13। इसके आगे मैंने आपको बस इतना बताया था कि जो परिमिति ज्ञात करना है। परिमिति क्या होता है? कभी भी परिमिति को याद रखना है तो आपको कैसा याद रखना है कि जितनी भुजा होगी ना उस आकृति में उन सबको जोड़ देना आपको, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब ये मान 13 आया है मेरा, तो ये भी 13 क्योंकि वर्ग है ना, चारों भुजाएं सेम होती है। इसका मतलब 13 13 13 13 सबको मेरे को जोड़ना पड़ेगा। वो आंसर हो गया मेरा, ठीक है। तो 4 बार है तो मैं 4 का भी गुणा कर सकती हूँ, हो गया परिमिति। तो आपको है ना सूत्र याद रखना है। और परिमिति के लिए भुजा याद रखनी, कितनी भुजा होती है उसका गुणा कर दो उसमें, ठीक है। और किसी को कुछ